राघवेंद्र जी एक बीमा कंपनी में क्लर्क के पद पर नियुक्त थे। 2 बच्चे और पत्नी के साथ सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बड़ी बिटिया सीमा और बेटा उमेश पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। इस कारण राघवेंद्र जी अपने जीवन को धन्य मानते थे। सीमा स्नातक की परीक्षा पूर्ण कर चुकी थी और प्रोफेशनल परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग करना चाहती थी। लेकिन सीमा एक साधारण कस्बे में रहती थी और वहां पर अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं थे, जिस कारण उसने अपने पिता से अपने आगे की पढ़ाई और कोचिंग इत्यादि बड़े शहर में जाकर पूरा करने की इच्छा बताई। युवा लड़की अकेली बड़े शहर में कैसे संघर्ष करेगी। रोज टेलीविजन के समाचार और मासूम सी बच्ची का प्यार एक पिता को असमंजस में डाल दिया था। पिता को फैसला लेने में काफी सोचना पड़ रहा था। खुद का जॉब छोड़ नहीं सकते। पत्नी का स्वास्थ्य इस प्रकार का नहीं था कि उसे बिटिया के पास छोड़ सके और बेटे की शिक्षा को कैसे दूसरी जगह बदले। पत्नी ने साफ मना कर दिया कि अकेली बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पिता की चुप्पी और मां का इनकार सीमा को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि बेटी होने के कारण उसे आगे पढ़ाई करने से रोका जा रहा है, लेकिन बेटी किसी अनहोनी का शिकार न हो जाए, यह चिंता माता पिता को फैसला लेने से रोक रही थी। खैर अंत में पिता ने बच्ची को इजाजत दे दी और खुद बड़े शहर में जाकर उसकी शिक्षा, खानपान और रहने इत्यादि का प्रबंध कर दिए और इसके बाद दोनों बाप बेटी घर लौट आए ताकि जरूरत के सामान लेकर बच्ची को उसकी शिक्षा हेतु व्यवस्थित किया जा सके। लेकिन लौटने के साथ ही सीमा के मां की तबीयत खराब हो गई और पिता के ऑफिस में जरूरी कार्य होने के कारण छुट्टी नहीं मिल पाए, जिस कारण अंत में सीमा को अकेले ही शहर जाने का निश्चय करना पड़ा। रिजर्वेशन पहले से हो चुका था और जिस ट्रेन से सीमा को यात्रा करनी थी उसका समय सायं के 8 बजे था। बड़ी ही उम्मीद और सपने लिए सीमा अपने छोटे भाई के साथ ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंच गई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। जिस बोगी में सीमा बैठी थी लगभग वह बोगी पूरी खाली थी। मात्र 2 से 4 लोग ही बैठे हुए थे। कुछ देर में भाई भी घर के लिए लौट गया। यात्रा लगभग 10 घंटे की थी, तो टाइम पास करने के लिए वह एक किताब निकाल कर पढ़ने लगी। ट्रेन रुकती तो कुछ लोग उतर जाते तो कुछ लोग चढ़ जाते। इसी प्रकार लगभग 1 घंटे बीत गए और सीमा किताबों में खोई हुई यात्रा किए जा रही थी। तभी उसे कुछ हंसी मजाक करते हुए लोगों की आवाज सुनाई दी और वह एकदम सी चौंक गई। किताबों से उसका ध्यान हट गया और एक अनजाना सा डर उसे महसूस होने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने डर को दूर करने के लिए अपनी बोगी का निरीक्षण करने का निश्चय किया। सीमा अपने सीट से उठी और ट्रेन की टॉयलेट तक जाकर बोगी का निरीक्षण करते हुए फिर लौटकर अपने सीट पर आकर बैठ गई। रात्रि के लगभग 11 बज रहे थे और उस बोगी में लगभग सभी स्कूली बच्चे थे, जो आपस में कुछ गंदे जोक करते और विचित्र सी हंसी के ठहाके लगाते। सीमा अपनी नजर उठाती तो बोगी में बैठे उसके आसपास के लोगों को अपने को घूरते हुए पाकर वह सहम जाती। कभी किताब के पन्नों को पलटती तो कभी अपने बैग से कुछ निकालने का प्रयास करती, कभी अपनी मोबाइल को निकालती फिर कुछ सोच कर रख देती। अब सीमा का एक मिनट कई घंटों के बराबर हो चुका था। अनजाना सा डर उसको असहज करता जा रहा था। तभी एक अनजान लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होगी एकदम से उसके बगल में आकर बैठ गया। उसके ऐसा करने के साथ ही सीमा चौंक कर अपनी जगह खड़ी हो गई। सीमा के इस बर्ताव को देखकर वह लड़का सीमा के सामने वाली सीट पर बैठ गया और बोला, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ जा रही हो? सीमा ने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़का समझ चुका था कि उसके सामने बैठी हुई लड़की बुरी तरह से डरी हुई है और अपने आप को असहज महसूस कर रही है। लड़के ने कहा, क्या तुम भी लखनऊ काल्पनिक जा रही हो? सीमा ने मुंह से तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन अपने सर को हिलाकर हाँ में जवाब जरूर दे दिया। वह लड़का खुश हो गया और बड़े ही खुशी के साथ कहा, अरे वाह, लखनऊ में तो मेरा ननिहाल है। मेरे मामा मामी, मेरे नाना नानी सभी वही रहते हैं। तुम तो मेरे ननिहाल की निकली और तब तो मेरे साथ तुम्हारा बड़ा करीबी रिश्ता निकल आया। लड़के के ऐसा कहते ही सीमा के माथे पर कई रेखाएं उभर आई और उसने घूरते हुए अंदाज में लड़के को देखा। फिर लड़के ने कहा, अरे यार, जब तुम मेरे ननिहाल वालों के शहर की हो तब तो उस रिश्ते से तुम मेरी ममेरी बहन हुई ना, और उम्र में तुम मुझसे छोटी हो तो मेरी छोटी बहन हुई, तो मुझे अपनी छोटी बहन का नाम तो पता होना चाहिए ना। सीमा ने उस लड़के को अपना नाम बता दिया। फिर लड़के ने धीरे धीरे सीमा से बात करना शुरू कर दिया। सीमा, तुम जानती हो मेरे नाना जी बहुत बड़े वकील हुआ करते थे। मेरे मामा आज बड़े पुलिस अधिकारी है। इसी प्रकार इधर उधर की बात दोनों में होने लगी और धीरे धीरे सीमा का डर समाप्त हो गया और कुछ ही समय में सीमा एकदम सहज हो गई।
कभी सीमा अपने परिवार के विषय में बात करती तो कभी वह लड़का अपने परिवार के विषय में, और कब सुबह होने लगी दोनों को पता ही नहीं चला। सीमा भी भूल चुकी थी कि वह अकेली लड़की है जो ट्रेन की उस बोगी में सफर कर रही है। उसके दिमाग से गंदे और भद्दे मजाक करने वाले लड़कों का डर कब समाप्त हो गया उसे पता ही नहीं चला। अब लखनऊ की दूरी कुछ समय की ही थी। तब सीमा ने निश्चय किया कि ट्रेन में मिले उसके भाई के ननिहाल का पता मांग ले, ताकि फिर इस भाई से मुलाकात हो सके। ऐसा सोचकर जब उसने अपने उस मुन्ह बोले भाई से उसके ननिहाल का पता मांगा, तब उस लड़के ने कहा, सीमा, लखनऊ में मेरा कोई ननिहाल नहीं है और मेरे मामा कोई पुलिस अधिकारी भी नहीं है। मैंने जो तुमसे बोला था सब झूठ था। मैंने जब तुम्हें देखा तब मैं समझ चुका था कि तुम अकेली यात्रा कर रही हो और इस कारण भयभीत हो। सीमा, हर लड़का बुरा नहीं होता। तुम्हें डर न लगे इसलिए मैंने झूठा ननिहाल बना लिया था। दोस्तों, जब आपके घर की बेटियां, बहनें या कोई महिला यात्रा करती है तो आप दूसरे पुरुषों से क्या उम्मीद करते हैं? आप क्या चाहते हैं? इसी प्रकार आपकी बहन बेटी जब यात्रा करे तब उन्हें भी कोई इसी प्रकार का भाई मिलकर उसके डर दूर कर दे, या कमेंट करने वालों की तरह के लोगों के साथ यात्रा करना पड़े। क्या आपने किसी अनजान महिला के लिए भाई, पिता के रूप में सहयोग करने की कोशिश की है, या औरों की तरह आपने भी कमेंट के जरिए किसी महिला को असहज कर दिया है? सोचना आपको है, क्योंकि हम सभी की सोच ही एक बेहतर समाज का निर्माण करेगी। क्या यह वही भारतवर्ष है जहां एक स्त्री को बचाने के लिए गिद्ध जैसा जीव भी दुराचारी रावण से लड़ जाता है? आइए फिर से ऐसे भारतवर्ष का निर्माण करने में अपना योगदान करते हैं। बेहतर भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि बुराइयों का पूरी ताकत के साथ आलोचना करे, और यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे उचित सम्मान दे, क्योंकि सम्मान वह संजीवनी है जो व्यक्ति को बहुत बड़ा बल प्रदान करती है। यदि किसी की गलती पर आप उसे किसी भी प्रकार से सम्मानित करते हैं तो आप उसे ताकत देते हैं और बढ़ावा देते हैं कि वह भविष्य में और बड़ी गलती करे। ठीक इसी प्रकार से किसी की छोटी सी अच्छाई पर उसे किसी भी प्रकार से सम्मानित करते हैं, तब भी आप उसे उत्साहित करते हैं बेहतर और बेहतर कार्य करने के लिए। आने वाली पीढ़ियों को क्या देना है यह हमारे हाथ में है, और इसके लिए कम से कम हमें प्रयास तो करना ही चाहिए। और यदि आपको लगता है कि यह पोस्ट समाज को बेहतर करने में उपयोगी है तो इसे अपने दोस्तों और अपनों के साथ जरूर शेयर करें और अपने विचार कमेंट के जरिए जरूर बताएं।